नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल ईपीएस रिपोर्ट्स पर। मैं हूं आपका मेज़बान और दोस्त, और आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं वह तमाम महत्वपूर्ण और निर्णायक खबरें जिनका सीधा सरोकार आपकी जेब से, आपके भविष्य से और आपकी सामाजिक सुरक्षा से है। आज की तारीख में देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन को प्रभावित करने वाली 3 अत्यंत महत्वपूर्ण अपडेट्स सामने आई हैं, जिन्होंने भविष्य की एक नई रूपरेखा तैयार कर दी है। आज के इस विशेष समाचार बुलेटिन में हम सबसे पहले और सबसे विस्तार से बात करेंगे उस खबर की जिसका इंतजार देश के लगभग 80 लाख पेंशन भोगी पिछले कई सालों से कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 की। एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो अगर हकीकत में तब्दील होती है तो लाखों परिवारों के मुरझाए चेहरों पर एक नई मुस्कान ला सकती है। सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर आ रही है उसके अनुसार केंद्र सरकार न्यूनतम पेंशन की राशि में एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। यह बढ़ोतरी 3 गुना तक की हो सकती है, जिससे आपकी मौजूदा पेंशन Rs1000 से बढ़कर सीधे Rs3000 प्रतिमाह हो जाएगी। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह लाखों बुजुर्गों के सम्मान और आत्मनिर्भरता की गारंटी हो सकती है। हम इस खबर की हर परत को खोलेंगे, इसके पीछे के घटनाक्रम को समझेंगे और जानेंगे कि संसदीय समिति की सिफारिशों और वित्त मंत्रालय के रुख के बीच आपके हक की यह लड़ाई अब किस मुकाम पर पहुंच चुकी है। इसके बाद हम अपने समाचारों का रुख करेंगे पंजाब की ओर, जहां की सरकार ने अपने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। एक ऐसा फैसला लिया गया है जिससे हजारों परिवारों को उस मुश्किल गड्ढी में एक बंधा सहारा मिलेगा जब वे अपने किसी प्रियजन को खो देते हैं। सरकार ने एक ऐसी शर्त को जेडडीएच से खत्म कर दिया है जो अब तक कई परिवारों के लिए दुख के समय में एक बद्धी परेशानी का सबब बनी हुई थी। अब एनपीएस कर्मचारियों को अतिरिक्त पेंशन की सुविधा बिना किसी शर्त के मिलेगी। कौन सी थी वह शर्त? इस फैसले का जमीनी स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसे यह अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल बन सकता है, इस पर करेंगे विस्तृत चर्चा। और अंत में हम आपको ले चलेंगे देश के सबसे बढ़ रहे राज्य उत्तर प्रदेश, जहां पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को लेकर एक बार फिर उम्मीद की एक नई किरण जगी है। योगी सरकार ने राज्य के उन हजारों पात्र कर्मचारियों को एक और सुनहरा अवसर प्रदान किया है जो नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में वापसी करना चाहते थे, लेकिन पिछली बार अवसर चूक गए थे। 30 सितंबर तक की नई समय सीमा तय की गई है। इस फैसले के पीछे की वजह क्या है, कौन कौन से कर्मचारी इसके लिए पात्र होंगे और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी, इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे। तो यह हैं आज की 3 बड़ी खबरें जो पेंशन और कर्मचारी कल्याण के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो सकती हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि हर खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों, सहकर्मियों और पेंशन धारक साथियों के साथ अवश्य साझा करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी हर जरूरतमंद तक पहुंच सके। तो चलिए अब बिना कोई और विलंब किए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। और सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जो आज की सबसे बड़ी सुर्खी है। ईपीएस 95 पेंशन में संभावित ऐतिहासिक वृद्धि। विस्तृत समाचार। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन में 3 गुना वृद्धि की प्रबल संभावना। देश के निजी क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों और सेवानिवृत्त हो चुके लगभग 80 लाख पेंशन भोगियों के लिए यह खबर किसी उत्सव से कम नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के दायरे में आने वाली कर्मचारी पेंशन योजना 1935 ईपीएस पंच फाइबर के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन में एक बद्ध बढ़ोतरी की पटकथा लिखी जा रही है। जो खबरें विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों से छनकर सामने आ रही हैं वे इस ओर इशारा कर रही हैं कि केंद्र की मोदी सरकार आने वाले कुछ महीनों के भीतर न्यूनतम पेंशन की राशि को मौजूदा Rs1000 से बढ़ाकर सीधे Rs3000 प्रतिमाह करने का ऐलान कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो यह पिछले 1 दशक में पेंशन राशि में होने वाली सबसे बड़ी वृद्धि होगी और यह लाखों पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में एक सम्मानजनक सुधार लाने की क्षमता रखती है। आइए इस पूरी खबर को और गहराई से समझते हैं।
सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर यह EPS 95 योजना है क्या। यह योजना निजी क्षेत्र के संगठित कर्मचारियों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। जब कोई कर्मचारी नौकरी में होता है तो उसकी तनख्वाह से कटने वाले भविष्य निधि PF में नियोक्ता द्वारा भी एक अंशदान किया जाता है। नियोक्ता के इस हिस्से का एक अंश, जो कि 8.33% होता है, वह कर्मचारी पेंशन योजना के खाते में जमा होता है। इसी जमा राशि के आधार पर कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर उसे पेंशन दी जाती है। वर्तमान में इस योजना के तहत लगभग 1,86,000 संस्थान पंजीकृत हैं और करीब 80 लाख पेंशन भोगी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस बढ़ोतरी की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है। इसका जवाब महंगाई के आंकड़ों और पेंशन भोगियों की वास्तविक स्थिति में छिपा है। आपको याद दिला दें कि केंद्र सरकार ने आखिरी बार साल 2014 में इस न्यूनतम पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की थी। उस समय इसे महज Rs850 प्रतिमाह से बढ़ाकर Rs8000 प्रतिमाह किया गया था। साल 2014 से लेकर आज 2025 तक इन 11 सालों में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है, यह किसी से छिपा नहीं है। दाल, चावल, आटा से लेकर दवाइयों तक हर चीज की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में Rs8000 जैसी मामूली रकम में एक महीने का गुजारा करना किसी भी व्यक्ति के लिए, विशेषकर एक वरिष्ठ नागरिक के लिए कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा लगाना भी कठिन है। यह राशि उनके दवाई के खर्च को पूरा करने के लिए भी नाकाफ है। घर का किराया, राशन और अन्य जरूरी खर्चों की तो बात ही छोड़ दे दीजिए। इसी पीड़ा को लेकर पेंशन भोगी संगठन पिछले कई सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और सरकार से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की गुहार लगा रहे हैं। इस संभावित बढ़ोतरी की नींव पिछले कुछ वर्षों के घटनाक्रमों में रखी गई है। ऐसा नहीं है कि यह मांग आज अचानक उठी है और सरकार ने इस पर विचार करना शुरू कर दिया है। इसके पीछे एक लंबा संघर्ष और कई स्तरों पर हुए प्रयास शामिल हैं। साल 2020 में श्रम मंत्रालय ने स्वयं इस बात को स्वीकार करते हुए कि Rs8000 की पेंशन अपर्याप्त है, वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव में न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर R2000 प्रतिमाह करने की सिफारिश की गई थी। हालांकि उस समय वित्त मंत्रालय ने वित्तीय बोझ का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति नहीं दी थी, जिससे पेंशन भोगियों की उम्मीदों को एक बद्ध झटका लगा था। लेकिन पेंशन भोगियों ने हार नहीं मानी। उनका संघर्ष जारी रहा। इस साल यानी 2025 के आम बजट के पेश होने से ठीक पहले EPS 95 के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में उन्होंने अपनी स्थिति का विस्तृत ब्यौरा दिया और मांग की कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 17,400 प्रतिमाह किया जाए। साथ ही इसे महंगाई भत्ते से भी जोड़ा जाए, ताकि भविष्य में महंगाई बढ़ने के साथ पेंशन भी स्वतः बढ़ती रहे। उस समय वित्त मंत्री ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया था, लेकिन बजट में कोई ठोस घोषणा नहीं हुई। इस कहानी में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तब आया जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बसवराज बम्बई की अध्यक्षता वाली एक संसदीय स्थायी समिति ने इस मामले पर अपनी रिपोर्ट पेश की। समिति ने श्रम मंत्रालय से स्पष्ट रूप से कहा कि Rs8000 की न्यूनतम पेंशन किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है और इसे तत्काल बढ़ाने की आवश्यकता है। एक संसदीय समिति की सिफारिश का अपना एक अलग वजन होता है और सरकारें आमतौर पर इसे गंभीरता से लेती हैं। समिति ने इस बात पर जोर दिया कि पेंशन भोगियों को एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है और सरकार को इसके लिए वित्तीय प्रावधान करने चाहिए। इन तमाम घटनाक्रमों 2020 का श्रम मंत्रालय का प्रस्ताव, वित्त मंत्री से मुलाकात और सबसे बढ़कर बसवराज बोमई की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की सशक्त सिफारिश को एक साथ रखकर देखने पर यह तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है कि सरकार पर इस दिशा में एक ठोस कदम उठाने का भारी दबाव है। मण कंट्रोल में प्रकाशित एक विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार अब सरकार Rs2000 के पुराने प्रस्ताव से भी एक कदम आगे बढ़कर न्यूनतम पेंशन को सीधे Rs3000 करने की तैयारी में है। यह कदम एक संतुलन साधने का प्रयास हो सकता है, जहां एक ओर पेंशन भोगियों की Rs8500 की मांग पूरी ना हो, वहीं दूसरी ओर उन्हें एक बड़ी और तत्काल राहत प्रदान की जा सके। अगर यह फैसला होता है तो यह केवल एक वित्तीय बढ़ोतरी नहीं होगी,
यह उन लाखों बुजुर्गों के लिए एक मनोवैज्ञानिक संबल होगा जो अपने जीवन की सांझ में आर्थिक तंगी के कारण दूसरों पर निर्भर रहने को मजबूर हैं। RS 3000 की राशि उन्हें अपनी छोटी मोटी जरूरतें, विशेषकर स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को पूरा करने में बड़ी मदद करेगी। यह उन्हें समाज में एक बेहतर और अधिक सम्मानजनक स्थान दिलाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस मामले में और देरी नहीं करेगी और जल्द से जल्द इस खुशखबरी को देश के 80 लाख पेंशन भोगियों के साथ साझा करेगी। EPS स्टोर इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई आधिकारिक घोषणा होती है, हम सबसे पहले आप तक यह जानकारी पहुंचाएंगे। अगली खबर, पंजाब में NPS कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत, सरकार ने खत्म की अहम शर्त। अब रुख करते हैं पंजाब का, जहां से राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अत्यंत राहत भरी और मानवीय खबर सामने आई है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम NPS के तहत आने वाले अपने लाखों कर्मचारियों के हित में एक बद्ध और ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने उस अनिवार्य शर्त को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, जिसके कारण सेवा के दौरान दिवंगत होने वाले कर्मचारियों के परिवारों को अतिरिक्त पेंशन सुविधाओं का लाभ लेने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस फैसले की घोषणा करते हुए पंजाब के वित्त मंत्री श्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह कदम उन परिवारों को अनावश्यक परेशानियों से बचाने के लिए उठाया गया है जो अपने कमाऊ सदस्य को खोने के असहनीय दुख से गुजर रहे होते हैं। अब राज्य के सभी NPS कर्मचारी बिना कोई विकल्प चुने या फॉर्म भरे पारिवारिक और दिव्यांग पेंशन जैसी अतिरिक्त सुविधाओं के स्वतः ही पात्र माने जाएंगे। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं ताकि आप इसके महत्व को जान सकें। दरअसल पंजाब सरकार ने 8 अक्टूबर 2021 को एक निर्देश जारी किया था। इस निर्देश के माध्यम से NPS कर्मचारियों को एक अतिरिक्त राहत प्रदान की गई थी। इसके तहत यह प्रावधान किया गया था कि यदि किसी NPS कर्मचारी की सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है या वह दिव्यांग हो जाता है तो उसके परिवार को या उसे अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाएगा। यह एक बहुत अच्छा कदम था, लेकिन इसमें एक पेंच था। इस निर्देश में यह शर्त रखी गई थी कि सभी मौजूदा और नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को एक निर्धारित समय सीमा, जो कि 6 महीने थी, कि भीतर एक विकल्प चुनना होगा कि वे इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं या नहीं। जमीनी स्तर पर यह शर्त एक बहुत बड़ी बाधा साबित हो रही थी। होता यह था कि ज्यादातर कर्मचारी या तो इस शर्त से अनजान होते थे या फिर नौकरशाही की औपचारिकताओं में उलझकर यह विकल्प नहीं चुन पाते थे। उन्हें लगता था कि यह सुविधा शायद सभी के लिए उपलब्ध है और इसके लिए किसी विशेष फॉर्म को भरने की जरूरत नहीं है। इसका दुखद परिणाम तब सामने आता था जब किसी कर्मचारी का आकस्मिक निधन हो जाता था। उनका शोकाकुल परिवार जब पेंशन के लिए आवेदन करता था तो उन्हें यह कहकर लौटा दिया जाता था कि दिवंगत कर्मचारी ने निर्धारित समय के भीतर इस सुविधा के लिए विकल्प नहीं चुना था, इसलिए वे इसके पात्र नहीं हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस परिवार पर क्या बीतती होगी जो पहले ही अपना सब कुछ खो चुका हो और फिर उसे इस तरह की ब्यूरोक्रेटिक अड्डाचन का सामना करना पड़े। यह अमानवीय था और कई परिवार इस वजह से उस आर्थिक सहारे से वंचित हो गए जिसके वे हकदार थे। इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए और कर्मचारियों की लगातार मांग को देखते हुए वित्त विभाग ने इस मामले पर पुनर्विचार किया। अंततः 27 जून 2025 को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके 8 अक्टूबर 2021 के निर्देश में लगाई गई उस शर्त को पूरी तरह से हटा दिया गया। अब किसी भी NPS कर्मचारी को कोई विकल्प चुनने की जरूरत नहीं है। वे सभी इस अतिरिक्त पेंशन सुविधा के दायरे में स्वतः ही आ गए हैं। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस फैसले पर और प्रकाश डालते हुए कहा कि यह निर्णय मुख्यमंत्री भगवंत मान के उस दृष्टिकोण के अनुरूप है जो कर्मचारी कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने आगे यह भी स्पष्ट किया कि इस फैसले का दायरा और भी विस्तृत किया गया है। पहले यह फैसला केवल पंजाब सरकार के सीधे कर्मचारियों पर ही लागू था, लेकिन अब इसका लाभ राज्य के सभी बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य के स्वायत्त निकायों में कार्यरत NPS कर्मचारियों को भी मिलेगा। यह एक बहुत बड़ा कदम है जो यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य के हर NPS कर्मचारी और उनके परिवार को सामाजिक सुरक्षा का यह कवच प्राप्त हो। यह फैसला पंजाब के लाखों कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है।
यह दिखाता है कि जब सरकारें संवेदनशील होती हैं तो वे नियमों को जनता के हित में बदल सकती हैं। यह उस अनावश्यक नौकरशाही को खत्म करने की दिशा में एक बद्ध कदम है जो अक्सर कल्याणकारी योजनाओं के लाभ को जरूरतमंदों तक पहुंचने से रोकती है। इस फैसले के बाद अब अगर किसी एनपीएस कर्मचारी के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसके परिवार को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी, बल्कि उन्हें सम्मान के साथ वह आर्थिक सहायता मिलेगी जिसके वे अधिकारी हैं। अंतिम खबर, उत्तर प्रदेश में ओपीएस का विकल्प चुनने का एक और अवसर, नई तारीखें घोषित। और अब चलते हैं भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की ओर, जहां पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को लेकर राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह खबर उन हजारों राज्य कर्मचारियों के लिए उम्मीद की एक नई सुबह लेकर आई है जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस से पुरानी पेंशन व्यवस्था में वापस जाने की इच्छा रखते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसे पात्र कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने के लिए एक और मौका दिया है और इसके लिए नई समय सीमा की घोषणा कर दी है। जो शासनादेश जारी किया गया है उसके अनुसार पात्र कर्मचारी अब 30 सितंबर 2025 तक पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के लिए अपना विकल्प चुन सकते हैं। यह उन कर्मचारियों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो किन्हीं कारणों से पिछली बार दी गई समय सीमा के भीतर यह प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे। आइए इस फैसले की पृष्ठभूमि और इसके विवरण को समझते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अवसर सभी के लिए नहीं है। इसके लिए पात्रता की एक बहुत ही स्पष्ट शर्त है। केवल वे ही राज्य कर्मचारी ओपीएस का विकल्प चुन सकते हैं जिनकी नियुक्ति उन विज्ञापनों के आधार पर हुई है जो 28 मार्च 2005 से पहले जारी किए गए थे। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2005 से देश में पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर नई पेंशन योजना को लागू कर दिया गया था, लेकिन कई भर्तियां ऐसी थीं जिनका विज्ञापन तो इस तारीख से पहले निकल गया था, लेकिन उनकी नियुक्ति प्रक्रिया बाद में पूरी हुई। ऐसे कर्मचारियों का मामला लंबे समय से विवाद में था और वे लगातार मांग कर रहे थे कि जब उनकी भर्ती प्रक्रिया पुरानी व्यवस्था के तहत शुरू हुई थी तो उन्हें पुरानी पेंशन का ही लाभ मिलना चाहिए। इसी मांग को स्वीकार करते हुए सरकार ने उन्हें यह विकल्प चुनने का अवसर दिया है। इससे पहले भी सरकार ने 28 जून 2024 को एक आदेश जारी करके इन कार्मिकों को ओपीएस का विकल्प चुनने का मौका दिया था। उस समय विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 निर्धारित की गई थी। इसके बाद संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों को आदेश जारी करने के लिए 31 मार्च 2025 तक का समय दिया गया था, लेकिन यह देखा गया कि इस समय सीमा के बावजूद बहुत से पात्र कर्मचारी या तो जानकारी के अभाव में या प्रक्रियागत जटिलताओं के कारण अपना विकल्प प्रस्तुत नहीं कर पाए। कुछ मामलों में ऐसा भी हुआ कि कर्मचारियों ने तो समय पर विकल्प दे दिया, लेकिन उनके नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर पर आदेश जारी करने में देरी हो गई, जिससे वे लाभ से वंचित रह गए। इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और कर्मचारियों को एक और अवसर देने के उद्देश्य से प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में हुई अपनी बैठक में समय सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी। इसके बाद वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार ने बुधवार को इसका विस्तृत शासनादेश भी जारी कर दिया। नई और संशोधित समय सारणी के अनुसार प्रक्रिया इस प्रकार होगी। पात्र कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025। संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी को ओपीएस से आच्छादित करने का आदेश जारी करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025। कर्मचारी के एनपीएस खाते को बंद करने और संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2026। यह फैसला उन हजारों कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुरानी पेंशन योजना को एक डिफाइंड बेनिफिट स्कीम माना जाता है, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को उसके अंतिम वेतन के आधार पर एक निश्चित पेंशन की गारंटी मिलती है। वहीं नई पेंशन योजना एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है जो बाजार के जोखिमों के अधीन होती है और इसमें पेंशन की कोई निश्चित गारंटी नहीं होती। यही कारण है कि कर्मचारी पुरानी, सुरक्षित और गारंटीशुदा पेंशन योजना में वापसी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सरकार का यह कदम दर्शाता है कि वह कर्मचारियों की इस महत्वपूर्ण मांग के प्रति संवेदनशील है।
यह उन सभी पात्र कर्मचारियों के लिए एक अंतिम अवसर की तरह है और उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इस बार निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी पूरी प्रक्रिया सही ढंग से पूरी कर लें ताकि वे अपने बुढ़ापे को आर्थिक रूप से सुरक्षित कर सकें। तो दोस्तों, यह थी आज की 3 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जिनका सीधा संबंध देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वर्तमान और भविष्य से है। EPS 25 पेंशन में संभावित 3 गुना बढ़ोतरी की उम्मीद ने जहां लाखों बुजुर्गों की आंखों में एक नई चमक ला दी है, वहीं पंजाब सरकार के मानवीय फैसले ने NIPS कर्मचारियों के परिवारों को एक बद्ध सुरक्षा कवच प्रदान किया है और उत्तर प्रदेश में OPS का विकल्प चुनने का एक और अवसर देकर सरकार ने हजारों कर्मचारियों को अपने भविष्य को सुरक्षित करने का एक और मौका दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का यह विस्तृत समाचार विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। आपकी इन खबरों पर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम EPS स्टोर पर हमेशा आपकी आवाज बनने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि हर जरूरी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।